नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जिसे हम भोपाल गैस डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर भोपाल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि YouTube पे भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड या फिर भोपाल गैस डिजास्टर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। पूरा YouTube भरा पड़ा है ऐसी वीडियोज़ से। लेकिन इस वीडियो में हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अगर आप फायर प्रोफेशनल हैं या सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो आपको इस डिजास्टर से रिलेटेड क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप भोपाल गैस डिजास्टर को सिर्फ एक कहानी के तौर पे जानना चाहते हैं, एक कहानी की तरह सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा इस वीडियो को आप ना देखें। और अगर आपको इस डिजास्टर से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो और जगह नहीं मिलेंगी जानने को, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी को भोपाल गैस डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है या भोपाल डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गैस लीक इंसिडेंट था जो इंडिया के मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में हुआ था और इसे दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। भोपाल डिजास्टर में जो गैस रिसा हुआ था, ये यूसीआईएल नाम की एक फैक्ट्री से हुआ था, जिसका पूरा नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसको 1969 में स्टार्ट किया गया था और जिसमें 51% शेयर यूसीसी के थे, यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी के थे, और बाकी जो शेयर्स थे वो इंडियन इन्वेस्टर्स के थे और इंडियन गवर्नमेंट के थे। ये डिजास्टर मध्य प्रदेश भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें जो गैस लीक हुई थी वो थी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग इस गैस से एक्सपोज्ड हुए थे और गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से लगभग 4000 लोगों की एक हफ्ते के अंदर में डेथ हो गई थी। वैसे सरकारी आंकड़ों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है। तो एक हफ्ते के अंदर लगभग 4000 लोग मर गए थे और 2 हफ्ते में लगभग 8000 लोग मरे थे। टोटल जो मौतों की संख्या थी वो करीब 15000 के आसपास थी। यूसीआईएल के प्लांट में एक सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनाया जाता था, यानी कि सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाता था, जिसमें मेन कंपोनेंट्स MIC था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड्स मेन कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब देखेंगे ये ऑपरेट किस तरीके से होता था, ऑपरेशन क्या होता था यूसीआईएल के अंदर, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी। तो इसमें मिथाइल अमाइन को फॉस्फेन गैस के साथ रिएक्ट किया जाता था तो MIC बनती थी, मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड को नेफ्थॉल 1 से रिएक्ट किया जाता था तो सेविन बनता था, जो फाइनल प्रोडक्ट था। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनता था वो इन 2 रिएक्शंस की वजह से बनता था। स्टार्टिंग में जब प्लांट को वहां पे स्टार्ट किया गया था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड को ये इंपोर्ट करते थे US से। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूसीआईएल की फैक्ट्री में ही एक छोटा सा प्लांट बिठा के ये लोग MIC वहीं पे रिएक्ट करके बनाने लगे। तो तक हमें पता चल गया है कि इस डिजास्टर में जो मेन रोल था वो MIC का था, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का था। तो अब जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड होता क्या है, इसके कुछ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एक कलरलेस लिक्विड है जिसका यूज पेस्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है। MIC को अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए, सही तरीके से स्टोर किया जाए तो ये सेफ होता है, लेकिन ये हीट के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन जब पानी के संपर्क में MIC आता है तो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और वहाँ पे हीट रिएक्शन क्रिएट होने लगता है। MIC का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है और पूरे ऑल ओवर ग्लोब में सिर्फ एक ही जगह इसका स्टोरेज है, वो है बेयर क्रॉप साइंस प्लांट इन इंस्टीट्यूट वेस्ट वर्जीनिया। सिर्फ एक ही जगह पे इसका स्टोरेज है अभी। अब MIC के कुछ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो केमिकल नेम है वो C2H3NO है। लिक्विड फॉर्म में होता है, वॉलेटाइल होता है, कलरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प ऑर्डर होता है। इसमें फ्लैश पॉइंट जो होता है -7 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉलिकुलर वेट होता है 57.05 डेल्टन्स। बॉइलिंग पॉइंट होता है 39.1 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट होता है -49 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेपर डेंसिटी होती है इसकी 1.42। वाटर सॉल्युबिलिटी होती है रिएक्टिव 6.7% एट 68 फ़ारेनहाइट। फ्लेमेबिलिटी हाई फ्लेमेबल रेंज 5.3% टू 26%। कंसंट्रेशन इन एयर। यूसीआईएल के प्लांट में भोपाल डिजास्टर से पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। ऐसा नहीं है कि डिजास्टर जो हुआ था वो एक बार में हो गया था, उससे पहले बहुत सारे छोटे बड़े इंसिडेंट हुए थे। तो उसके बारे में देख लेते हैं कब क्या हुआ था। 1976 में लोकल ट्रेड यूनियंस ने कंप्लेन किया था कि जो प्लांट है इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है।
1980 में एक वर्कर मेंटेनेंस काम के दौरान फॉस्जेन गैस के संपर्क में आ गया था, जिसके कारण उसकी 72 घंटे के अंदर मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में 24 लोग फॉस्जेन गैस के लीक से एक्सपोज हो गए थे, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनमें से किसी ने भी प्रोटेक्टिव मास्क नहीं पहन रखे थे। फरवरी 1982 में MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, जिसमें 18 वर्कर्स अफेक्टेड हुए थे। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के कांटेक्ट में आ गया था, जिसके रिजल्ट के रूप में उसकी बॉडी 30% तक जल गई थी। अक्टूबर 1982 में एक लीक अटेम्प्ट करने के दौरान एक MIC सुपरवाइजर बुरी तरीके से केमिकल से जल गया और साथ में 2 और वर्कर्स जो गैसों से एक्सपोज हुए थे। 1983 और 1984 में कई बार MIC लीक हुई, क्लोरीन लीक हुआ, मोनोमेथिलमाइन लीक हुआ, फॉस्जेन गैस लीक हुआ एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड लीक हुआ। कई बार ये कॉम्बिनेशन में भी इनका लीकेज हुआ था। डिजास्टर से कुछ महीने पहले UCC के साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सीडेंट की संभावना जताई थी, बट उनके रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया और उन्हें सीनियर स्टाफ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। लोकल इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा भी 1979 के बाद कई सारी वार्निंग्स दी गई, बट इन सब वार्निंग्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। इन सारे इंसिडेंट्स के होने के दौरान एक लोकल रिपोर्टर जो हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता का रिपोर्टर था, उसने प्लांट में सेक्रेटली विजिट किया और जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको इंटरव्यू लिया और इस पे एक आर्टिकल भी छापा, बट उसे भी इग्नोर कर दिया गया। इन सब के अलावा 1982 में यूनियन कार्बाइड ने एक US से एक्सपर्ट्स की टीम भेजी थी सेफ्टी ऑडिट के लिए। US की टीम ने सेफ्टी ऑडिट के दौरान 61 हैजर्ड्स फाइंड आउट किए, उसमें से 30 हैजर्ड्स मेजर हैजर्ड्स थे, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर, ऑपरेटिंग प्रॉब्लम, मेंटेनेंस प्रॉब्लम, डिफिशियंसी इन सेफ्टी वॉल एंड इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम और ऐसे बहुत सारे हैजर्ड्स थे। बट इन सब के बाद भी मैनेजमेंट के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जो सिचुएशन थी वो वैसी की वैसी ही रही। अब उन 7 रीजन्स के बारे में देखते हैं जिसके कारण ये डिजास्टर और भी भयानक हो गया और भी बुरी कंडीशन में पहुंच गया इन रीजन्स की वजह से। तो जो पहला रीजन था वो था लार्ज रिलीज ऑफ केमिकल फ्रॉम द प्लांट। जो प्लांट से केमिकल रिलीज हुआ था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में रिलीज हुआ था, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में रिलीज हुआ था। सेकेंड जो रीजन था वो रिलीज ऑफ कलरलेस MIC विच इज हाईली टॉक्सिक। जो गैस लीक हुई थी वो MIC थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये एक कलरलेस गैस होती है और बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक होती है। तीसरा जो रीजन है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया एडजेसेंट टू द प्लांट। प्लांट के आसपास एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया था, बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाला एरिया था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इसके संपर्क गैस लीक के कांटेक्ट में आए। चौथा जो रीजन था वो कॉम वेदर कंडीशन था एंड ब्रिंगिंग द वेपर क्लाउड डाउन। मतलब जो वेदर था वो ठंडा था उस समय पे और वहाँ पे ओस की वजह से, धुंध की वजह से जो वेपर था वो वेपर क्लाउड वो नीचे ही रह गया, ऊपर निकल नहीं पाया, डिस्पर्स नहीं हो पाया, वो नीचे 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 फैलता चला गया। पांचवा जो रीजन था वो लीक अकर्स एट नाइट व्हेन पीपल आर स्लीपिंग। तो जो लीक हुआ वो रात के टाइम पे हुआ, करीब 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। तो मोस्टली पब्लिक जो थी वो सो रही थी, इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को पता नहीं लग पाया और काफी लोग सोने में ही मर गए। ठंडे वेदर के कारण ये और भी जो वेपर क्लाउड था वो नीचे बना हुआ था, तो इसकी वजह से जब इस सिचुएशन में लोग भागने लगे तो ज्यादा इफेक्टेड हुए। नेक्स्ट जो है फेलियर और लेट वार्निंग। जब कोई गैस लीक हुई है, टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है, तो उसके टाइम पे एक वार्निंग सायरन होता है, लेकिन हो सकता है वहां पे उसकी फेलियर की वजह से या फिर लेट वार्निंग की वजह से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। नेक्स्ट है अनक्वालिफाइड एंड अनअवेयर पीपल वर्किंग एट द प्लांट। कॉस्ट कटिंग के लिए प्लांट में मैनेजमेंट ने अनस्किल्ड वर्कर्स भर्ती कर रखे थे, स्किल्ड वर्कर्स को कम कर दिया गया था, तो उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में करना क्या है। तो इसकी वजह से इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब देखेंगे अवेलेबल सेफ्टी सिस्टम्स के बारे में कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में कौन कौन से सेफ्टी सिस्टम्स लगे हुए थे उस टाइम पे। आगे मैं एक पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सिस्टम लगे हुए थे और किस तरीके से काम करते थे। जो पहला हमारा सेफ्टी सिस्टम है वो वेंट गैस स्क्रबर है। तो वेंट गैस स्क्रबर में कास्टिक सोडा का यूज करके टॉक्सिक गैसेस को न्यूट्रलाइज किया जाता था। सेकेंड है हमारा फ्लेयर। इसमें क्या जो हमारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं उन्हें जला दिया जाता है और न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तीसरा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। प्लांट में एक 30 टन का रेफ्रिजरेशन यूनिट था जो MIC के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करता था। नेक्स्ट था फायर वाटर स्प्रे सिस्टम। इसका यूज गैसों को स्प्रे करके न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता था और जो ओवर हीटेड इक्विपमेंट्स थे उनको कूल करने के लिए किया जाता था। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 15 मीटर हाइट तक थी और जो MIC लीक हुआ था वो लगभग 50 मीटर की हाइट पे हुआ था, इसलिए उस टाइम पे ये भी कोई काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट सेफ्टी वॉल्स लगे थे जो 7 प्रोडक्शन एरिया में MIC स्टोरेज टैंक्स एंड MIC होल्डिंग्स के बीच में लगे हुए थे।
अगला जो था वो एक्स्ट्रा टैंक्स थे, मतलब वहाँ पे 3 टैंक्स थे टोटल, E610, E611 एंड E619। तो जो E610 और E611 थे ये नॉर्मल यूज में लिए जाते थे, और जो E619 था इसे ज़्यादातर एम्प्टी रखा जाता था इमरजेंसी यूज के लिए। अब एक चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि डिजास्टर के टाइम पे इतने सारे जब सेफ्टी सिस्टम्स लगे थे तो इन्होंने काम क्यों नहीं किया। तो पिक्चर में देखिए आप, जो लेफ्ट साइड में टॉप में आप वेंट गैस स्क्रबर देख रहे होंगे। तो प्लांट से जो गैसेज निकली थी वो स्क्रबर से होके जब निकल रही थी, तो अगर स्क्रबर ऑन रहता तो उसे डिटॉक्सिफाई किया जा सकता था, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। बट उस टाइम पे जब डिजास्टर हुआ, जो वेंट गैस स्क्रबर था उसे बंद करके रखा गया था। नेक्स्ट जो है राइट साइड में वो फ्लेयर टावर था, जिसमें जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं इन्हें बर्न करके न्यूट्रलाइज किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे मेंटेनेंस वर्क की वजह से जो कनेक्टिंग पाइप्स थी फ्लेयर की उन्हें हटा दिया गया था, इसलिए उस समय फ्लेयर ने भी कोई काम नहीं किया। बीच में जो वाटर कर्टन है ये देख रहे होंगे आप। तो पीछे मैंने आपको बताया जो वाटर कर्टन की हाइट थी वो मैक्सिमम 15 मीटर की थी, और जो गैस लीक हुई थी स्क्रबर से वो 50 मीटर के आसपास की हाइट पे हुई थी। तो इसलिए जो वाटर कर्टन था ये भी इफेक्टिव नहीं हो पाया। लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे आप MIC स्टोरेज टैंक देखेंगे। यहाँ पे 3 स्टोरेज टैंक हैं, E610, E611 एंड E619, जिसमें E610 में 40 टन MIC था, और E611 में 15 टन MIC था, और E619 एम्प्टी था। जो वाटर लीक हुआ था वो E610 में हुआ था, और जिसके कारण रिएक्शन होना शुरू हुआ था। और जो लास्ट में बचा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसे MIC का स्टोरेज जो होता था उसे कूल डाउन करने के लिए यूज किया जाता था। जो मैंने पीछे बताया आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में MIC के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था। लेकिन कॉस्ट कटिंग की वजह से जून 1984 में इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था, और जो इसकी फ्रीऑन गैसेस थी जो कूलिंग के लिए काम की जाती थी वो दूसरे प्लांटों में शिफ्ट कर दी गई थी। अब देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजास्टर। इस डिजास्टर के पीछे एक्चुअल में रीजन क्या था। डिजास्टर के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें पाया गया कि भोपाल प्लांट बहुत ही बुरी कंडीशन में था, मतलब उसका मेंटेनेंस जो था बहुत ही बुरी स्थिति में था वो प्लांट, और बहुत सारे सीरियस लैप्सेस थे इसमें। धीरे धीरे मैनेजमेंट ने क्या किया, प्लांट से कॉस्ट कटिंग के लिए क्वालिफाइड वर्कर्स को हटा के अनक्वालिफाइड वर्कर्स को हायर किया, और जो उनकी 6 मंथ की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती थी उसे भी खत्म कर दिया गया था। जिस टाइम ये डिजास्टर हुआ उस टाइम पे सिर्फ आधे लोगों से ये प्लांट मेंटेन करवाया जा रहा था। उसमें 6 ऑपरेटर्स थे, 1 सुपरवाइजर, और कोई भी फुल टाइम सुपरिटेंडेंट नहीं था। प्लांट के जितने भी डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, फेल हो चुके थे, और ज़्यादातर टाइम जो लीक होते थे उनका पता उनके सिम्टम्स से लगता था, जैसे गले में इरिटेशन होने लगती थी या फिर आंखों से पानी आने लगता था, तो वर्कर्स को पता लगता था कि लीकेज हुआ है। जो इमरजेंसी अलार्म्स लगे होते हैं, जो इमरजेंसी सायरन्स लगे होते हैं किसी लीक की कंडीशन में पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, वो नॉन ऑपरेशनल थे, या तो चल नहीं रहे थे या फिर कोई इफेक्टिव पब्लिक इवैक्यूएशन स्कीम नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। इस तरह की कंडीशन में किस तरीके से पब्लिक को वार्न करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है, इस तरीके का कोई प्लान नहीं था। उस टाइम पे कई सारे फैक्टर्स ऐसे देखे गए जिसमें MIC टैंक को उसके रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा भरा गया था, पुअर मेंटेनेंस था इनका। 1984 के एंड तक पुअर मेंटेनेंस की वजह से बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स ने काम करना ही बंद कर दिया था। कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स को बंद कर दिया गया था, जैसे कि जो MIC टैंक का रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया था। अगर वो चालू रहता तो डिजास्टर के टाइम पे जो उसकी सेवेरिटी थी उसको कम किया जा सकता था। कैटास्ट्रोफिक मैनेजमेंट प्लान का एग्जिस्ट ही ना होना। 1984 के एंड तक UCIL के अंदर ऐसे बहुत सारे सीरियस लैप्सेस थे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कई सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, जैसे कि जो सेफ्टी डिवाइसेस थी वो अंडर साइज थी, मतलब जितने ही साइज़ का होना चाहिए उससे कम की साइज़ के लगे हुए थे, और उनका जो ऑपरेशन था वो मैनुअल ऑपरेशन था। तो ये सारी जो फैक्टर्स थे इन्होंने एक सेवेरिटी जो थी इस डिजास्टर की उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब तक आपने बहुत सुन लिया कि टैंक के अंदर पानी गया, पानी से रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, लेकिन अब तक आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा पानी गया कैसे टैंक के अंदर। तो जो मेन मुद्दा है पानी गया कैसे टैंक के अंदर, टैंक के अंदर पानी कैसे गया, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं। तो वो सारे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन सी थ्योरीज किसने किसने दी उस टाइम पे। अभी फिलहाल स्लाइड में जो हम देखेंगे वो सबसे फेमस थ्योरी है जिसके कारण ये डिजास्टर हुआ, तो हम इसे ही देखेंगे। इसके बाद मैं आपको सारी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा कि इसके बाद किसने कौन सी थ्योरी दी थी इस डिजास्टर के पीछे। तो हुआ क्या, 2 दिसंबर 1984 को
इवनिंग टाइम में टैंक नंबर 610 जिसमें 42 टन ऑफ MIC मतलब 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड स्टोर था, उसके साइड पाइप को अनक्लॉग करने के लिए काम किया जा रहा था और जिसके थ्रू पानी इसके अंदर गया, ऐसा माना जाता है। टैंक 610 से करीब 400 फीट की दूरी पे क्लॉग्ड पाइप था जिसमें क्लीनिंग का काम किया जा रहा था। तो वर्कर्स पहले क्या करते थे, जब इस तरीके का क्लीनिंग कोई मेंटेनेंस वर्क करते थे या क्लीनिंग वर्क करते थे तो जो पाइप थी उसमें स्लिप ब्लाइंड प्लेट लगाते थे। लेकिन उस टाइम पे जब ये कर रहे थे तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि कॉस्ट कटिंग के लिए अनस्किल्ड वर्कर्स की भर्ती की गई थी, अनक्वालिफाइड वर्कर्स भर्ती किए गए थे, तो उन्हें इस काम को करने के लिए बताया नहीं गया कि आपको ये आप काम करने जा रहे हैं तो आपको स्लिप ब्लाइंड प्लेट लगानी है। और वर्कर्स ने क्या किया कि बिना स्लिप ब्लाइंड प्लेट पाइप में लगाया ही उस पाइप की क्लीनिंग वो करते रहे। पाइप में वाल्व्स लगे हुए थे जो बैड मेंटेनेंस के कारण लीक करने के चांसेस उनके ज़्यादा होते थे और ये बात जो वर्कर्स थे और जो ऑपरेटर थे उन्होंने एज्यूम किया हुआ था। लेकिन जब क्लीनिंग का काम किया जा रहा था उस टाइम पे उन्हें स्लिप ब्लाइंड प्लेट लगाने को नहीं कहा गया और वो उन्होंने बिना स्लिप ब्लाइंड प्लेट लगाए ही क्लीनिंग के काम को जारी रखा। इससे धीरे धीरे टैंक में पानी जाना शुरू हो गया और वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना शुरू हो गया जिससे कि टैंक का जो टेम्परेचर था और प्रेशर था वो बढ़ना शुरू हो गया और इसके कारण जो टैंक के आसपास कंक्रीट स्लैब थी वो सारी क्रैक हो गई, जो सेफ्टी वॉल्स लगे हुए थे वो पॉपअप हो गए और जो गैस थी वो थ्रू वेंट स्क्रैबर होते हुए पूरा एरिया में उसने एक वेपर क्लाउड क्रिएट कर लिया। इस पूरी कहानी के दौरान एक चीज़ और सुनने को आती है कि क्या हुआ कि जब लीक स्टार्ट हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हल्का लीक स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे किसी वर्कर ने देखा और उसने उस सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया। ये करीब 2 और 3 दिसंबर की रात को 12:30 के आसपास या फिर 12 बजे के आसपास का, जैसा कि बताया जाता है रिपोर्ट्स में, उस टाइम का समय था। तो जब वर्कर्स ने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया तो सुपरवाइजर ने डिसीजन लिया कि चाय के ब्रेक के बाद हम इस कंडीशन को देखेंगे क्योंकि लीकेज तो हमेशा होते ही रहते थे। तो सुपरवाइजर ने इस लीकेज को भी बहुत ही लाइटली ले लिया और डिसीजन लिया कि टी ब्रेक के बाद ही इसको हम देखेंगे। लेकिन जब तक टी ब्रेक खत्म हुआ तब तक जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो ये अब तक जितने भी मैंने आपको एक सिनेरियो बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ऐसा हुआ था। लेकिन जो UCC की इन्वेस्टिगेशन थी, यानी कि जो UCIL की पेरेंट कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ और कहानी थी और वो ये थी कि किसी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंसी की वजह से टैंक में पानी गया। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया है टैंक में पानी जाने का रीज़न, इस तरीके से पानी जाने का रीज़न ही नहीं वहाँ पे क्रिएट ही नहीं होता था। लेकिन यूनियन कार्बाइड कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि टैंक में 0.5 इंच के इनलेट वाल्व में डायरेक्टली पानी का पाइप कनेक्ट किया था किसी एम्प्लॉय ने, इसकी वजह से टैंक में पानी गया। तो मतलब यूनियन कार्बाइड कंपनी ने पूरा जो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक दोस्त था, वो सारा एक एम्प्लॉय पे डाल दिया कहीं पे उठा के। उन्होंने बोला कि हमारे प्लांट में जितने भी लैप्सेस थे, सेफ्टी लैप्सेस थे, वो सारा कुछ हमने रिपेयर करवा दिया था, पुअर मेंटेनेंस इसका रीज़न नहीं था। ये सारा कुछ उनका कहना था उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। इसके अलावा एक और थ्योरी सामने आई थी जिसमें कि गलत रखरखाव के कारण, गलत देखभाल के कारण डायरेक्टली MIC लीक हुई थी बिना किसी पानी के, बिना किसी रिएक्शन के। ऐसा भी सुनने में आया था उस टाइम में। लेकिन जो 2 इन्वेस्टिगेशन हुई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसमें बताया गया कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से और अनस्किल्ड अनक्वालिफाइड वर्कर्स की वजह से पानी टैंक में गया, वहाँ पे रिएक्शन हुआ और गैस लीक हुई। और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी की इन्वेस्टिगेशन है उसमें बताया गया कि जो MIC का टैंक था उसमें 0.5 इंच के इनलेट वॉल्व में डायरेक्टली पानी का पाइप कनेक्ट किया गया था किसी एम्प्लॉय के द्वारा, इसलिए उसमें पानी गया। तो जो दोनों थ्योरीज हैं इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ों को छुपाया गया हो, कुछ चीज़ों को दबा दिया गया हो, ये चीज़ें तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बट फिर भी इतनी सारी वार्निंग्स के बाद, इतने सारे सेफ्टी ऑडिट्स में पॉइंट आने के बाद, इतने सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने के बाद ये तो बात क्लियर है कि जो वहाँ पे सेफ्टी कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता था और सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, सेफ्टी सिस्टम्स को बंद कर दिया गया। ये सारा कुछ जो रीज़न था ये भी एक रीज़न था। और जो दूसरा रीज़न यूनियन कार्बाइड कंपनी ने दिया वो भी सही हो सकता है, क्योंकि जब आप एक अनस्किल्ड वर्कर हायर कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड वर्कर हायर कर रहे हैं, तो हो सकता है उसने भी गलती से पाइप कनेक्ट किया हो टैंक के अंदर, ये भी पॉसिबल है। तो जो दोनों इन्वेस्टिगेशंस हैं, दोनों में जो रीज़न बताए गए हैं वो दोनों ही थ्योरी अलग अलग हैं
अब इसमें सही क्या है गलत क्या है इसको डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जितने भी ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, जितने भी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसमें यही बोला गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीज़न दिया था कि मेंटेनेंस टाइम के दौरान पे पुअर मेंटेनेंस की वजह से वॉल ने लीक किया, स्लिप ब्लाइंड पाइप नहीं लगाए थे, इसकी वजह से टैंक में पानी गया। तो ज़्यादातर रीज़न यही आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन कुछ केस स्टडीज़ हैं जो दोनों तरफ से देखा गया, यूनियन कार्बाइड कंपनी की इन्वेस्टिगेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशंस को भी देखा गया, फिर उसमें क्या कंक्लूजन निकला उस पर भी बात की गई। तो फिर अगर दोनों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हो सकता है दबाया गया, पब्लिकली ना किया गया हो। इन थ्योरीज के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उन्हें आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में कई सारी हैं, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने को। अब हम वीडियो में देखेंगे MIC के रिएक्शन के कारण हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो होता है, खांसी आना होता है, आंखों में इरिटेशन होता है, सफोकेशन होना होता है, या फिर आपकी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट्स हैं इनमें बर्निंग शुरू हो, जलन होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, वोमिटिंग टाइप की होने लगती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो आंखों में इंजेक्टिविटी हो सकती है, स्कैर्स हो सकते हैं, जो आपका कॉर्निया है इसमें धब्बे आ सकते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, अर्ली कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस, ये सारे कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट थे MIC लीक के कारण। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एग्रेवेशन और TB एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, फाइनर मोटर स्किल, नंबनेस एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। चिल्ड्रंस हेल्थ पे इफेक्ट, पेरी एंड नियोनेटल डेथ रेट इंक्रीज्ड, फेलियर टू ग्रो, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, कैंसर, इम्यून डिफिशियंसी, सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन इन द एरिया, जिसके कारण बहुत सारे क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुए। जब ये डिजास्टर हुआ था तो उसकी अगली सुबह कई हजार लोग मर चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस समय लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं बची थी। उस समय सिर्फ डिजास्टर के टाइम पे सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल थे भोपाल में, और वहाँ पे भी लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी। जो डॉक्टर्स थे उन्हें नहीं पता था कि ये क्या हुआ है और इसका ट्रीट किस तरीके से करना है, इस सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से करना है। कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं था कंपनी की तरफ से, आसपास के फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ को किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं था कंपनी की तरफ से। और एक चीज़ वीडियो में मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया, वो ये था कि कंपनी के कॉस्ट कटिंग का रीजन, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया क्यों। तो 1982 और 1983 में बाढ़ आने की वजह से कंपनी के सेल डाउन हो गए थे, कंपनी की बिक्री कम हो गई थी। इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार था वो सेल नहीं हुआ, कंपनी घाटे में चलने लगी। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कॉस्ट कटिंग के लिए, और उसी कॉस्ट कटिंग की वजह से इतने सारे लैप्सेस हुए कंपनी के अंदर, कई सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, और फिर फाइनली एक बड़ा डिजास्टर हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। भोपाल डिजास्टर के पीछे कुछ बड़ा नहीं था, बस जो एक टॉक्सिक गैस थी उसे हैंडल करने में लापरवाही बरती गई थी। आज इस डिजास्टर को हुए 36 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी भोपाल में जिस जगह पे UCIL स्थित थी अभी फिलहाल अबैंडन कर दी गई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जो पानी है वो पॉइजनस है। जो लोग हैं अभी भी उस डिजास्टर से अभी भी प्रभावित हैं, उससे जूझ रहे हैं। कई सारी जनरेशंस उनकी इससे अफेक्टेड हुई हैं। इस डिजास्टर के होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सेफ्टी कल्चर्स को डेवलप करने के लिए, और यहाँ तक कि US और UN ने भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस बनाए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके, इस तरह के हैपनिंग्स को रोका जा सके। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि फिर कहीं पे कोई दूसरा भोपाल डिजास्टर ना हो। ये वीडियो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।